पिछली एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह मुश्किल हालात से गुजर कर अयूबी फैमिली दमिश्क पहुंची जब सलाउद्दीन तकरीबन कोई 9 साल के थे और उसी साल 1146 में नूरुद्दीन जंगी सुल्तान बने हलब के अपने वालिद इमादुद्दीन जंगी की वफात के बाद। तो आज की अल नासिर सलाउद्दीन एपिसोड 4 में हम सलाउद्दीन अयूबी की तो बात करेंगे ही करेंगे कि वो दमिश्क से आगे हलब में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की सल्तनत में कैसे पहुंचे, लेकिन साथ में हम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे कि वो अपने वालिद इमादुद्दीन जंगी से मुख्तलिफ क्यों थे, क्यों लोग उन्हें इतना ज्यादा पसंद करते थे और कैसे उन्होंने उस दमिश्क को फतह कर लिया जो उनके वालिद इमादुद्दीन जंगी पूरी जिंदगी फतह ही नहीं कर पाए। इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट्स बिगिन। अब ये तो आपको याद ही होगा कि पिछली एपिसोड में मैंने बताया था कि 1148 में दमिश्क पर क्रूसेडर्स ने हमला कर दिया था जो कि उस वक्त मोइनुद्दीन अनूर के पास था। अब वो अकेला तो कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए उसने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और उनके भाई से मदद मांगी और उन्होंने दमिश्क को क्रूसेडर्स से बचा लिया। लेकिन दमिश्क मोइनुद्दीन अनूर के पास ही रहा, मतलब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उससे वापस नहीं लिया। लेकिन एक ही साल गुजरा और दमिश्क का हुक्मरान मोइनुद्दीन अनूर 1149 में वफात पा गया। उसके बाद दमिश्क का हुक्मरान बना मुजरुद्दीन अबाक। असल में पहले भी दमिश्क का हुक्मरान यही था, लेकिन ये तब छोटा था और खुद हुकूमत नहीं संभाल सकता था। इसी वजह से इसकी जगह मोइनुद्दीन अनूर ने हुकूमत संभाली। लेकिन उसके मरने के बाद मुजरुद्दीन तकरीबन 20 साल का था, उसने खुद दमिश्क पर हुकूमत करना शुरू कर दी। खैर इस पर तो बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं सलाउद्दीन की कि वो इस वक्त दमिश्क में मौजूद थे, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन की सल्तनत में कैसे पहुंचे। अगर इन वाकयात को आपको हिस्ट्री के हिसाब से पढ़ना है तो मैं आपको एन मैरी एडी की किताब सालादीन रिकमेंड करूंगा, जहाँ उन्होंने इतने बेहतरीन अंदाज में हिस्ट्री कलेक्ट करके डिटेल में अपनी किताब में लिखी है। उन्होंने लिखा है कि साल 1151 या साल 1152 में सलाउद्दीन जो कि तकरीबन 15 साल के थे, अयूब मतलब अपने वालिद को छोड़कर अपने चाचा शेरकू के पास चले गए। जी हाँ, अब सलाउद्दीन दमिश्क छोड़कर हलब की तरफ चल बसे, जहाँ उनके चाचा शेरकू ही उन्हें लेकर गए। उन्होंने उन्हें नूरुद्दीन के सामने हलब में इंट्रोड्यूस करवाया। और मजे की बात अगर आपने नोट की कि सलाउद्दीन ने अपना बचपन और नौजवानी के दौरान अपने वालिद और चाचा दोनों का असर महसूस किया। मतलब सलाउद्दीन अयूबी का ज्यादातर बचपन लगभग उनके वालिद नजमुद्दीन अयूब के साथ गुजरा। लेकिन जब वो जवान होना शुरू हुए, मतलब तकरीबन 15 साल के हुए, तो उनके आगे की जिंदगी उनके चाचा शेरकू के साथ फौजी ट्रेनिंग में गुजरने लगी। जी हाँ, वही सलाउद्दीन जिन्हें इस्लामी तालीम का बहुत शौक था। और मुझे लगता है कि अगर उनके चाचा शेरकू उन्हें जबरदस्ती जंगी तालीम ना देते तो शायद सलाउद्दीन ये भी दीनी तालीम हासिल करते रहते और एक आलिम जैसा रुतबा हासिल कर लेते और सुल्तान कभी ना बन पाते। लेकिन शेरकू चाहते थे कि सलाउद्दीन उनके साथ ही रहे जंगी मुहिमात में। और उनका बहुत बड़ा रोल है सलाउद्दीन को एक अजीम सुल्तान बनाने में, क्योंकि उन्होंने अपने भतीजे सलाउद्दीन को जंगी ट्रेनिंग दी और एक बेहतरीन लीडर बनाया। और इस तरह सलाउद्दीन अयूबी की आगे की जिंदगी अब शेरकू के साथ ही नहीं बल्कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के साथ भी गुजरने वाली थी। अब जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बात हो ही रही है तो डिटेल में बात करते हैं। इब्न लसीर ने लिखा है तारीख इब्न कसीर में, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी लंबे कद, गंदम गून रंगत, खूबसूरत आंखों और चौड़ी पेशानी वाले खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। आपकी दाढ़ी सिर्फ थोड़ी सी नीचे वाले हिस्से पर थी। आपके चेहरे पर एक नूर और जलाल था। आप इस्लाम और दीन के असूलों की बहुत इज्जत करते थे और शरीयत इस्लाम की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इब्न लसीर ने एक और बड़ा प्यारा वाकया अपनी किताब में लिखा है कि एक दफा नूरुद्दीन जंगी की बीवी ने शिकायत की कि उसके पास अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए काफी पैसे ही नहीं है। उसके पास हमस में 3 दुकानें थीं जो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मलकियत थीं। ये तकरीबन 20 दिनार सालाना कमाती थीं। जब उनकी बीवी ने ये शिकायत की कि पैसे काफी नहीं हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे पास और कुछ नहीं है, सारे पैसे जो मेरी हुकूमत में है मुसलमानों के हैं और मैं उनका खजानदार हूँ और मेरा इरादा नहीं कि मैं उन्हें धोखा दूं या अपने आप को तुम्हारे लिए दोज़ख में डाल दूं। तो ये वाकया हमें ये बताता है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अल्लाह का बहुत खौफ रखते थे और सबसे मेन बात, वो अपने मुस्लिम्स के साथ गद्दारी करने को सख्त नापसंद करते थे। इसी वजह से वो अपने वालिद से बहुत मुख्तलिफ थे। द क्रूसेड्स थ्रू द अरब्स इस बुक में हमें बहुत सारी हिस्ट्री मिलती है कि वो अपने वालिद से कैसे मुख्तलिफ थे। उसमें लिखा गया है कि नूरुद्दीन जंगी की रेपुटेशन अपने वालिद से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसका मकसद दमिश्क शहर को जीतना था, ना कि उस पर जुल्म करना। क्या आप अभी भी नहीं समझे कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने वालिद से कैसे मुख्तलिफ थे? तो मैं समझाता हूँ। देखो, इमादुद्दीन जंगी तो दमिश्क पर हमला करने से हिचकिचाते नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया शहरों को फतह करने के लिए। लेकिन ये बात नूरुद्दीन जंगी में नहीं थी। वो चाहते थे कि अमन के साथ उन्हें दमिश्क शहर मिल जाए और अपने भाइयों से जंग भी ना करनी पड़े, बल्कि उन्हें सिर्फ काफरों के साथ ही जंग करना पसंद था और वो उनके बहुत खिलाफ थे। और इसी वजह से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को दमिश्क फतह करना पड़ा। लेकिन कैसे फतह हुआ, तो चलो मिलकर जानते हैं।
अब वही वक्त जो इमादुद्दीन जंगी ने फेस किया था, सेम वक्त अब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पर आ चुका था, क्योंकि दमिश्क के नए हुक्मरान ने वही मोइनुद्दीन अनूर वाला काम किया और क्रूसेडर्स से हाथ मिला लिया। मतलब मुजरुद्दीन ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए क्रूसेडर्स के साथ दोस्ती कर ली। वो उन्हें भारी टैक्स देता था ताकि वो उस पर हमला न करे। हाथ तो तब हो गई जब उसने दमिश्क के दरवाजे पर क्रूसेडर्स के झंडे लगाने की भी इजाजत दे दी और उनके सिपाहियों को शहर में आने जाने की छूट भी दे दी। इस सब से सिर्फ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ही परेशान नहीं थे, बल्कि दमिश्क के लोग खुद भी बहुत परेशान थे। दमिश्क के मुसलमान लोग मुजरुद्दीन की इस पॉलिसी से सख्त नाराज थे। वो अपने शहर में क्रूसेडर्स के असर और रसूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को खत लिखा और दावत दी कि वो आए और शहर को इस जिल्लत से बचाएं। साल 1152 या 1153 इस सब को देखते हुए नूरुद्दीन जंगी शहर के बाहर फौज लेकर आ गए और मुजरुद्दीन को खत लिखा जिसे द क्रूसेड थ्रू द अरब में कुछ इस तरह लिखा गया है। मैं सिर्फ मुस्लिम्स की भलाई और काफिरों के खिलाफ जंग चाहता हूँ। अगर आप अपनी फौज के साथ मेरी तरफ आ जाएं और हम एक दूसरे की मदद करें जिहाद के लिए तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन मुजरुद्दीन अजीब ही बंदा था। उसने क्रूसेडर से मदद मंगवा ली, मतलब एक बड़ी फौज जिसमें मशहूर किंग बाल्डविन III भी था। जी हाँ, आप इसको जानते ही होंगे अगर आपने सुल्तान सलाहुद्दीन ड्रामा देखा है। खैर नूरुद्दीन जंगी एक तो अपने भाइयों के साथ जंग नहीं करना चाहते थे और दूसरा जब क्रूसेडर्स भी दमिश्क में है तो डायरेक्ट हमला करना उन्हें सही नहीं लगा। इसीलिए उन्होंने समझदारी से काम लिया और अपनी फौज दमिश्क के पास से हटा ली और वेट करने लग गए कि क्रूसेडर्स वापस चले जाएं। और यहाँ आपको लगा होगा कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी जंग छोड़कर चले गए तो दमिश्क की फतह तो बीच में ही रह गई, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तो गेम खेलने लग गए मुजरुद्दीन के साथ। इसलिए उन्होंने दमिश्क के लोगों, सोल्जर्स और ऑफिसर्स सबके गुस्से का फायदा उठाया। उन्होंने हलब में रहकर दमिश्क में लोगों को खत भेजे कि मुजरुद्दीन क्रूसेडर्स के साथ मिला हुआ है। इस तरह नूरुद्दीन जंगी ने अपने तेज दिमाग से हलब रहते हुए दमिश्क शहर के अंदर ही अंदर एक नेटवर्क बना लिया ताकि शहर जंग किए बगैर उनके हवाले हो जाए। ये सीक्रेट मिशन नजमुद्दीन अयूब सलाहुद्दीन के वालिद को दिया गया। नजमुद्दीन अयूब ने लगभग 90% दमिश्क की आर्मी को अंदर ही अंदर मुजरुद्दीन के खिलाफ कर दिया और मुजरुद्दीन के आसपास कुछ लोग ही बच गए जो उसे सपोर्ट कर रहे थे। और फिर नूरुद्दीन जंगी ने एक चाल चली और मुजरुद्दीन को खत लिखा कि जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मुजरुद्दीन ने जब ये खत पढ़ा तो उसने इस डर से अपने आसपास के लोगों को भी मरवाना शुरू कर दिया। इस तरह उसने खुद को खुद ही कमजोर कर दिया। अब जब सुल्तान नूरुद्दीन ने देखा कि मुजरुद्दीन कमजोर पड़ चुका है तो उन्होंने सोचा अब दमिश्क लेने का टाइम आ गया है। उन्होंने शहर जाने वाला खाना मतलब फूड सप्लाई को रोक दिया। सिर्फ 2 दिन में अनाज दमिश्क में इतना महंगा हो गया कि पहले दिन अनाज आधा दिनार था और दूसरे दिन 25 दिनार हो गया। लोगों को भूख का डर लगने लगा। खैर 18 अप्रैल 1154 नूरुद्दीन जंगी अपनी आर्मी के साथ दमिश्क के गेट पर आ गए। मुजरुद्दीन ने फिर से मदद के लिए जेरूसलम के किंग बाल्डविन III को मैसेज भेजा, लेकिन इस बार बाल्डविन नहीं पहुंच पाया क्योंकि बाल्डविन अपनी फतवात के मजे ले रहा था। जी हाँ, हाल ही में बाल्डविन III ने 1153 में अस्कलान फतह कर लिया था। जी हाँ, वही अस्कलान जो कि सुरैया का शहर था, लेकिन हाँ सिर्फ ड्रामा में। रियल हिस्ट्री में वो सुरैया का शहर नहीं था। ये तो मैं आपको अगली एपिसोड में डिटेल से बताऊंगा। खैर इन मसरूफियात की वजह से बाल्डविन III अपनी फौज टाइम पर नहीं भेज पाया। दमिश्क के लोगों ने खुद दीवारों पर झंडे लगा दिए और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को शहर के अंदर आने की दावत देने लग गए। इस तरह नूरुद्दीन जंगी अमन के साथ शहर में दाखिल हो गए। नूरुद्दीन जंगी ने जीत के बाद रहम और सखावत दिखाई, मुजरुद्दीन को माफ कर दिया और उसे शहर से हिफाजत के साथ निकलने दिया। इस तरह दमिश्क फतह हो गया बिना खून बहाए। तो खैर यही थी आज की एपिसोड। उम्मीद है आपको बहुत सारी हिस्ट्री जानने को मिली होगी। अगर आपको अल नासिर सलाहुद्दीन सीरीज की ये एपिसोड पसंद आ रही हैं तो प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।